2, 1, 0. All engine running. 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा और वो मशहूर अल्फाज कहे, That's one small step for man, one giant leap for mankind। मगर आज भी लगभग 50 सालों बाद भी कुछ लोगों का मानना है कि मून लैंडिंग कभी हुई ही नहीं। क्या हम सच में चांद पर उतरे थे या फिर ये सब एक स्टेज ड्रामा था? आज हम एक्सप्लोर करेंगे मून लैंडिंग होक्स डिबेट के इंटरेस्टिंग थ्योरीज और फैक्ट्स को। 2, 1, 0. All engine feet down, 2.5. Picking up some dust. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 20 जुलाई 1969 को नासा के मिशन अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहला कदम रखा। ये स्पेस रेस का जमाना था जिसमें अमेरिका और रशिया अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में आपस में मुकाबले में थे। अपोलो 11 मिशन को अमेरिका का बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया, मगर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये सब एक सेटअप था और असल में हम कभी मून पर गए ही नहीं। अब ये देखते हैं कि मून लैंडिंग होक्स थ्योरी के सपोर्टर्स अपने शक्को शुबात को कैसे रीजन करते हैं। ये थ्योरीज मोस्टली कुछ विजुअल इनकंसिस्टेंसीज और टेक्निकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड हैं। पहला और सबसे मशहूर आर्गुमेंट है कि मून के सरफेस पर जो अमेरिकन फ्लैग लगाया गया था वो हवा में लहराता हुआ नजर आता है। थ्योरिस्ट कहते हैं कि चांद पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो फ्लैग हवा में क्यों लहराया? मून लैंडिंग की जो फोटोज हैं उनमें स्टार्स नजर नहीं आते। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि अगर ये फोटोज मून पर ली गई होती तो स्टार्स जरूर दिखते। नासा का जवाब है कि कैमरा एक्सपोजर और ब्राइटनेस की वजह से स्टार्स फोटोज में दिखाई नहीं दिए। कुछ फोटोज में ऑब्जेक्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स के शैडोज ऐसे एंगल्स पर हैं जो नेचुरल लाइट सोर्स से मैच नहीं करते। ये थ्योरिस्ट कहते हैं कि अगर ये मून पर शूट हुआ होता तो सारी शैडोज सेम डायरेक्शन में होती। नासा कहता है कि अनइवन सरफेस और मल्टीपल लाइट सोर्सेज की वजह से शैडो डिस्टॉर्ट हो गई थी। दोस्तों, अर्थ और मून के दरमियान वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन रिलीज करती हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि उन बेल्ट्स को पार करना बिना किसी शील्ड के इम्पॉसिबल होता, लेकिन नासा कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स और स्पेसक्राफ्ट में सफिशिएंट शील्डिंग थी जो उन्हें सेफ रखने के लिए काफी थी। मून लैंडिंग की फोटोज बहुत क्लियर और परफेक्ट हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि ये फोटो स्टूडियोज में क्लिक की गई हैं क्योंकि मून के एनवायरनमेंट में विद नो एटमॉस्फेयर और एक्सट्रीम टेम्परेचर इतनी परफेक्ट फोटोज का क्लिक होना मुश्किल है। अब देखते हैं कुछ साइंटिफिक और लॉजिकल आंसर्स जो ये साबित करते हैं कि मून लैंडिंग असली थी और एक बड़ी सक्सेस थी। दोस्तों, मून पर सिर्फ एक बार नहीं, नासा ने 1969 और 1972 के दरमियान टोटल 6 मिशंस भेजे। इन सब में एस्ट्रोनॉट्स मून पर उतरे और सैंपल भी लेकर आए और ये डाटा और रॉक्स को दुनिया भर के साइंटिस्ट ने स्टडी किया। अगर ये सब फेक होता तो ये इतनी सारी बार मून पर जा ही नहीं सकते थे। नासा के एस्ट्रोनॉट्स लगभग 382 किलोग्राम के मून रॉक्स लेकर आए जो अलग मिनरल कॉम्पोजिशन और यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से अर्थ पर नहीं मिलते। ये रॉक्स दुनिया भर के साइंटिस्ट ने स्टडी किए और अनएनिमसली ये प्रूव किया कि ये रॉक्स मून के हैं। दोस्तों, अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर स्पेशल रिफ्लेक्टर्स लगाए जो अब तक भी वहां मौजूद हैं। इन रिफ्लेक्टर्स की वजह से आज भी साइंटिस्ट लेजर बीम्स को चांद पर पॉइंट करके एक्यूरेटली डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मून लैंडिंग को दुनिया भर में लाइव देखा गया था। उस वक्त काफी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस ब्रॉडकास्ट को मॉनिटर किया था। ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़े लेवल पर कवर अप करना मुश्किल है। ये स्पेस रेस का जमाना था और सोवियत यूनियन काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। अगर मून लैंडिंग फेक होती तो सबसे पहले सोवियत यूनियन इस झूठ को एक्सपोज कर देता, लेकिन उनका इस पर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इतने सारे एविडेंस और साइंटिफिक प्रूफ्स के बावजूद ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अब तक क्यों जिंदा है? कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट पे भरोसा न करना और क्यूरियोसिटी की वजह से है। कई लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट्स ने पिछले वक्त में कई बार सीक्रेट्स और कवर अप्स किए हैं और इस डिस्ट्रस्ट की वजह से लोगों को मून लैंडिंग भी झूठ लगती है। मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स ने भी इस थ्योरी को एम्पलीफाई किया है। हर बार जब मीडिया इस टॉपिक को हाईलाइट करती है, नए लोग इस थ्योरी पे बिलीव करने लग पड़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ लोगों को कॉन्स्पिरेसीज में बिलीव करना इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये इनके लिए रियलिटी से अलग एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है जो सस्पेंस और एक्साइटमेंट से भरी होती है। मून लैंडिंग हॉक्स एक ऐसी डिबेट है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, चाहे हमारे पास कितनी भी साइंटिफिक एविडेंस और रीजनिंग हो। कुछ लोगों के लिए ये थ्योरी और मिस्ट्री हमेशा बाकी रहेगी, पर
ये याद रखना चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हमने चांद पर लैंड करने और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना एक रियलिटी बना दिया है और ये हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के हार्डवर्क का सबूत है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर, हवा या पानी नहीं है, इसलिए नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के फुटप्रिंट्स आज भी वहाँ हैं और लाखों सालों तक वहाँ ही रहेंगे। ये मार्क्स मिटने का कोई चांस नहीं है क्योंकि मून पर उन्हें खत्म करने के लिए वेदर कंडीशंस नहीं हैं। जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने मून पर कदम रखा तो ये दुनिया भर के लगभग 600 मिलियन लोगों ने लाइव टीवी पर देखा। 1969 में ये एक रिमार्केबल मूवमेंट था और इतनी बड़ी लाइव टेलीकास्ट उस वक्त की एक कामयाबी थी। दोस्तों, अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर रिफ्लेक्टर्स लगाए। आज भी साइंटिस्ट ये रिफ्लेक्टर्स यूज करके लेजर बीम्स के जरिए मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये आज भी चांद पर उनका ट्रेस है। चांद पर दिन के वक्त टेम्परेचर 127 सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में -173 सेल्सियस तक गिर सकता है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल सूट्स और टेक्नोलॉजी के जरिए इन एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने आप को सेफ रखना पड़ा। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर एक अमेरिकन फ्लैग लगाया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल चांद से वापस उठा तो उसकी ब्लास्ट से फ्लैग गिर गया। दूसरे अपोलो मिशंस के एस्ट्रोनॉट्स ने वहां फ्लैग्स लगाए जो आज भी वही हैं। नासा ने अपोलो मिशन से पहले एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए फेस मूनस्केप्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने मून लाइक सरफेस और रॉक्स को रिक्रिएट किया था ताकि एस्ट्रोनॉट्स मून की कंडीशन के लिए प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों, मून पर ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले सिर्फ 1/6 है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स वहां पर वॉक नहीं कर पाए, उन्हें होप करना पड़ा। ये मूवमेंट उनके लिए बिल्कुल नए तरीके का था जो किसी एडवेंचर से कम नहीं था। अपोलो 12 में एस्ट्रोनॉट एलन बीन अपने साथ एक छोटा सा टॉय बर्ड भी लेकर गए थे जो उसका लकी चार्म था। ये पहला टॉय था जो चांद पर गया था। दोस्तों, मून पर जाने के रास्ते में वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स आती हैं जो डेंजरस रेडिएशन से भरी हुई होती हैं। नासा ने स्पेशल शील्डिंग और प्लानिंग के साथ इन बेल्ट्स को क्रॉस किया और एस्ट्रोनॉट के सूट्स और स्पेसक्राफ्ट को रेडिएशन से प्रोटेक्ट किया। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।